अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में खुशामदीद। मैं उसामा अली। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया, जो मोहब्बत आपने मुझे दी और जो फीडबैक पहली इस नावल की किस्त पर मिला, मुझे इसी मोटिवेशन की ज़रूरत थी। अगर आपने पहले किस्त नहीं सुनी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही पैट्रियन का और इंस्टाग्राम का लिंक भी मौजूद है अगर आप कनेक्ट होना चाहें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं नावल की दूसरी किस्त की तरफ, और आपका फीडबैक मुझे लाजमी चाहिए। तो चलते हैं अनदेखी हकीकतें किस्त 2। सुबह उठते ही वो रात के वाक़यात को याद करके फिर खौफज़दा हो जाता है और गुजरी शब की लॉजिक बनाने की कोशिश करता है। अपने दोस्त काशान को फ़ोन करता है जो डॉक्टर है। चूंकि फितरत से मजबूर कोई सुपर नेचुरल चीज़ इतनी आसानी से मानना उसके लिए मुमकिन नहीं था। काशान को गुजरी शब के वाक़यात सुनाने के बाद उसे पता लगता है जो कल शब उसके साथ हुआ वो कैफियत स्लीप पैरालाइज कहलाती है और उसकी अमूमी वजह नींद की कमी और स्ट्रेस होती है। आसिम एक बार फिर अपने दिमाग में लॉजिक बनाने में कामयाब हुआ। उसने काशान को आवाज़ों के बारे में नहीं बताया था। उसे डर था कहीं वो उसे पागल ही ना समझे, मगर इस बारे में भी इसका ख्याल था चूंकि वो एक सुपर नेचुरल सब्जेक्ट में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, तो उस वजह से इसका दिमाग इस मवाद से जो वो पढ़ता है बुरी तरह मुतासिर हुआ है और वो ऑडियोटरी हॉलुसिनेशन यानी समाती फ्रेब का शिकार हुआ है। हर चीज़ में क्यों की आदत ने उसे हर किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर बना दिया था और उसे पता था इस कैफियत से निकलने के लिए उसे इस मौजू का पीछा कुछ दिनों के लिए मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा और फिर ताज़ा दिमाग के साथ शुरू करना होगा। अपना मुहासबा करना इंसान की आम फितरत नहीं होती, मगर जो इंसान इस हुनर को पा लेने में कामयाब हो जाता है वो खुद ही की पहली सीढ़ी पर कदम रख देता है और ये कैफियत उसे हर किस्म की मुश्किल जो वो खुद अपने ऊपर मुसल्लत करता है उससे निकलने में मदद देती है। वरना इंसान तो वो है जो अगर अना पर आ जाए तो इब्लीस से बदतर बन जाता है। इब्लीस ने तो गलती करके क़यामत तक का वक्त मांगा था, मगर इंसान अना पर आ जाए तो खुद को फौरन बर्बाद करने में वक्त भी नहीं मांगा करता। यही बर्बादी हम हर सूहू देखते हैं। किसी और पर गमो गुस्से में खुद को बर्बाद करते इंसान, कभी नशा करते, कभी तबाही मचाते हुए इंसान, कभी अपने इल्म पर नाज करके अक्ल का दरवाज़ा बंद करते हुए इंसान हर जगह ही नजर आते हैं। अपना शऊरी तौर पर मुहासबा करने की ताकत जो इंसान को मिली है, यही हमें कुछ मखलूक़ात से अशरफ बनाती है। खुद का मुहासबा करने के बाद आसिम ने तमाम मवाद जो उसने जिन्नात की हकीकत के बारे में जमा किया था उसे अलमारी में अब बंद कर दिया था और उसके बाद कई शब रोज़ गुजर गए। उसकी ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर जैसी थी वैसी हो गई थी। जिस तरह आम कैफियत में शबो रोज़ गुजरते थे वो गुजार रहा था। एक रात वो अपने दो दोस्तों के साथ साहिल पर गया। यह आसिम का मामूल था। महीना 2 महीने में एक बार सिर्फ 2 दोस्त जिसे वो वाकई अपने दोस्त मानता था उनके साथ साहिल पर आम दिनों में जाता था ताकि सुकून से समंदर की लहरों के शोर में अपने जहन का शोर दबा सके और दुनिया की रंगीनी को लहरों में पड़ती हुई चांदनी तक महदूद कर सके। वहां जाकर इस शहर में इसकी जिंदगी की तेज रफ्तारी कहीं रुक सी जाती थी। मामूल के मुताबिक वो लोग देर रात को वापसी की राह ले चुके थे जब अचानक आसिम की निगाह रास्ते में आने वाले अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पड़ती है। वो दोस्त को गाड़ी पार्क करने का कहता है। ये बात इसके दोस्तों के लिए बड़ी हैरतनाक होती है क्योंकि वो जानते हैं आसिम मज़ारों पर हाजिरी देने और वहां जाकर मांगने के बारे में बड़ी इख्तलाफी राय रखता है। उसका अचानक इस किस्म की बात कहना हैरत का बायस ही है, मगर आसिम अपनी ज़िंदगी स्पॉन्टेनियस असूलों पर गुजारता है और उसके दिल में जिस वक्त जो आता है वो कर गुजरता है। उस वक्त भी मज़ार पर नज़र पड़ते ही इसके दिल में जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसे ये नहीं पता था कि जाकर करेगा क्या, बस ख्याल आया और अब करना है। मज़ार में दाखिल होते ही सन्नाटे का आलम था। चूँकि कोई ख़ास दिन नहीं था और रात का वक्त था तो दूर दूर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। आसिम मज़ार की सीढ़ी चढ़ने लगा और टीला जहां पर गाजी का मदफन है उस कमरे की तरफ बढ़ गया। अंधेरा था, बस दिए जल रहे थे।
وہ کبھی مزار آیا ہی نہیں تھا مگر عجیب سی کیفیت تھی. اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خود سے 10 دفعہ کیوں پوچھ لیا ہوگا, مگر ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا. کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سے احساس نے اسے گھیر لیا. اس وقت اوپر کی جانب سے ایک آدھ مجاور ہی دکھائی دے رہا تھا. اس کے دونوں دوست نیچے بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں. اب عاصم قبر کے پاس اکیلا بیٹھا ہے. اسے ایک عجیب احساس نے گھیرا ہوا ہے. اسے نہیں پتا کہ اسے کیا کرنا ہے. وہ مزاروں کے ادب سے بالکل ناآشنا ہے. بس وہ بیٹھ جاتا ہے اور جو احساس اسے گھیرا ہوا ہوتا ہے وہ اسے عجیب قسم کا سکون دے رہا ہوتا ہے. وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو شہید ہیں, اور کہتے ہیں شہید کی قبر پر رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. شاید یہ جو احساس مجھے ہو رہا ہے وہ رحمتوں کے نزول کی وجہ سے ہو رہا ہے. بس اسی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ ایک کرخدار آواز اس کے کانوں پر پڑتی ہے. ڈر گیا. وہ ایک دم آنکھیں کھول کر آواز کی جانب دیکھتا ہے. اسے کالے کپڑوں میں الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ ہاتھ میں عجیب قسم کا ڈنڈا پکڑے, جس کے ہاتھ میں کنگن, انگلیوں میں انگوٹھیاں, عجیب مجنوں ادھیر عمر کا شخص نظر آتا ہے. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے. اندھیرے میں پورا منہ پھیلا کر مسکرانے سے اس کے سفید چمکدار دانت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. وہ شخص دوبارہ سوال پوچھتا ہے, ڈر گیا؟ عاصم جواب دینا چاہتا ہے اور وہ اس کے سوال کے جواب میں سوال کرنا چاہتا ہے کہ میں کس سے ڈر گیا اور آپ کون ہیں, مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی. اس شب کی طرح نہیں جب وہ لاچار ہو گیا تھا. یہ کیفیت عجیب تھی, جیسے اس کے اندر سے ہی وہ خود ہی جواب نہ دینا چاہتا ہو. وہ بس ایک ٹک دیکھتا رہتا ہے. وہ مجنون سا شخص اپنا ڈنڈا زمین پر مارتا ہے اور کہتا ہے, دنیا کا اصول ہے, جس سے ڈر لگتا ہے اسے ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ باز رہے. اب تو ڈر گیا ہے, اب تیری باری ہے ڈرانے کی. حق اللہ, جا ڈھونڈ, تجھے بھی ملے گا کوئی, جیسے موسیٰ کو خضر ملا تھا. تو صبر کریو اور ڈرنا چھوڑ دے, یہ ڈر ہی انسان کی زنجیر ہے. حق اللہ, حق اللہ. عاصم اپنی جگہ پر اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ شخص کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب جا چکا تھا. اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی عاصم جیسے ہوش میں آیا اور سیڑھیوں کی جانب لپکا. سیڑھیاں کافی طویل تھیں. ان سیڑھیوں پر وہ شخص موجود نہیں تھا. عاصم سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے کی جانب آیا, اس امید پر شاید وہ شخص اسے مل جائے. نیچے پہنچتے ہی سیڑھیوں کے پاس ہی اسے اس کے دوست نظر آئے. اس نے فوراً ان سے شخص کا حلیہ بیان کر کے پوچھا کہ انہیں نظر آیا, مگر انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہی نہیں. عاصم جو اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لایا تھا, آج کی رات سکون حاصل کرنے ساحل پر آیا تھا. اس کا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا. وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابھی جو اس نے دیکھا سنا وہ حقیقت تھی یا اس کے دماغ کا کوئی مکر و فریب. اس کا دماغ ہر زاویے میں سوچ رہا تھا. ایک بار پھر وہ اسی کیفیت میں کھڑا تھا جو اس شب ہونے والے واقعات کی وجہ سے اس پر طاری ہوئی تھی. جاری ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. امید ہے کہ دوسری قسط بھی پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.